इजरायल का दावा है कि उसने ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने के लिए उस पर हमला किया। ईरान का दावा है कि वो इजरायल की जियोनिस्ट रेजीम के खिलाफ लड़ता रहेगा। लेकिन सवाल है कि क्या ईरान परमाणु बम बनाने के एकदम करीब आ गया था? क्या ईरान के पास परमाणु हथियार हैं? और इजरायल क्यों मानता है कि ईरान के पास अगर परमाणु हथियार हैं तो वो इजरायल के खिलाफ इस्तेमाल होंगे? 12 जून 2025 यूएन की परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने कहा कि ईरान ने 1974 के परमाणु समझौतों का उल्लंघन किया है। ये पहली बार है जब 2006 के बाद ऐसा हुआ है। क्या वाकई ईरान परमाणु बम बनाने के करीब आ चुका है? क्या ईरान के परमाणु प्रोग्राम से इजराइल को खतरा है? ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट एक संवेदनशील मुद्दा है। प्राकृतिक यूरेनियम में मात्र 0.7% यूरेनियम 235 होता है, जिसे बम बनाने के लिए 90% तक बढ़ाना होता है। इसके लिए सेंट्रीफ्यूज मशीनों की जरूरत होती है। ईरान ने पहले 3.5% तक यूरेनियम एनरिच किया, फिर 2010 और 12 में 19.75% तक, लेकिन 2015 के एक समझौते के तहत इसे 3.67% तक सीमित रखने पर सहमति दी। 2018 में अमेरिका के समझौते से बाहर निकलने के बाद ईरान ने फिर से एनरिचमेंट बढ़ाया और अब 60% तक पहुंच चुका है, लेकिन 60% से 90% तक पहुंचने में कम वक्त लगता है। जानकारों की माने तो अगर ईरान चाहे तो वो कुछ महीनों में ही 5 से 8 बम लायक यूरेनियम तैयार कर सकता है। इजराइल भी परमाणु ताकत है। बता दें कि इजराइल ने NPT साइन नहीं किया है, जबकि ईरान ने किया है। इजराइल का दावा है कि ईरान ने अगर बम बना लिया तो इजराइल के लिए सीधा खतरा हो जाएगा, और इसी डर के चलते इजराइल ने ईरान के कई परमाणु साइट्स पर हमला कर दिया। नतांज एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर दावा है कि इस साइट पर 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद है। यहाँ एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगे हैं जो यूरेनियम एनरिचमेंट में काम आते हैं। हमले में मुख्य ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचा। तेहरान एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान, यहाँ तेहरान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है जो 600 ग्राम तक प्लूटोनियम उत्पादन करने में सक्षम है। यहाँ IRGC के कई ट्रेनिंग सेंटर्स और हथियार डिपो हैं। हमला इसलिए किया गया ताकि ईरान को एक मैसेज मिले कि इजराइल ईरान के सबसे सुरक्षित केंद्रों तक पहुंच सकता है। हमले में IRGC कमांडर हुसैन सलामी, सेना अध्यक्ष मोहम्मद बघेरी और कई परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हुई। इस्फहान परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर इस शहर में यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी है, जहां कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। यहाँ ईरान का एक बड़ा एयरबेस भी है, हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी हैं। हमला इसलिए हुआ ताकि ईरान की वायुसेना और रक्षा सिस्टम को कमजोर किया जा सके। अराक हैवी वाटर रिएक्टर, अराक में हैवी वाटर रिएक्टर है, इससे प्लूटोनियम बन सकता है। ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम का एक हिस्सा है। हमला इसलिए हुआ ताकि ईरान के एटमी प्रोग्राम के दूसरे रास्ते को रोका जा सके। तबरीज मिलिट्री बेस और एक बड़ी तेल रिफाइनरी, यहाँ कई मिलिट्री वेयरहाउस, मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट है जो बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का उत्पादन करते हैं। इजराइल ने हमला इसलिए किया ताकि ईरान के सैन्य और आर्थिक ढांचे को कमजोर कर सके। करमन शाह, इराक की राजधानी बगदाद के पास, ईरान के मिसाइल बेस और औद्योगिक कॉम्प्लेक्स इराक सीमा के पास है। इजराइल ने हमला इसलिए किया ताकि अक्टूबर 2024 के ईरानी मिसाइल हमलों के बाद करमन शाह से संभावित जवाबी हमलों को रोका जा सके। लेकिन सवाल यह है कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम से इजराइल को परेशानी क्या है? अगर ईरान के पास परमाणु बम आ भी जाए तो इजराइल के साथ वेस्ट इसको लेकर क्यों परेशान है? जानकारों की माने तो इससे मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा और इजराइल की सुरक्षा को गंभीर खतरा होगा, खासकर वेस्ट बैंक और गाजा जैसे संवेदनशील इलाकों में जहां पहले से ही तनाव है। इसके अलावा ईरान के परमाणु हथियार होने से वो इजराइल के खिलाफ समर्थित आतंकवादी समूहों को और अधिक ताकत दे सकता है, जिससे युद्ध और अस्थिरता बढ़ेगी और मध्य पूर्व की राजनीति और भी उलझ जाएगी। अब ईरान से जुड़ा सबसे दिलचस्प सवाल, ईरान को चलाता कौन है? क्या वहां राष्ट्रपति की चलती है या सेना की? आयतुल्लाह खामेनेई कौन है, या फिर पीछे कोई और है जो पर्दे के पीछे से पूरे मुल्क की कमान थामे हुए हैं? आयतुल्लाह अली खामेनेई कोई आम नेता नहीं है, वो है ईरान के सुप्रीम लीडर, यानी देश का सबसे ऊंचा ओहदा। ताकत के हिसाब से वो देश में सबसे ऊपर है। यहाँ तक कि ईरान के राष्ट्रपति से भी किसी भी कानून को पास करना हो, फौज को हुक्म देना हो या विदेश नीति तय करनी हो, अंतिम फैसला खामेनेई का ही होता है।
अब जरा समझते हैं ईरान की सत्ता की संरचना। ईरान में दिखने के लिए तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन असल में देश चलाती है ये 3-4 बड़ी ताकतें। सुप्रीम लीडर सबसे ऊपर, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी ईरान की सबसे ताकतवर फौज, गार्जियन काउंसिल और मजलिस जो कानून बनाते हैं, लेकिन खामनेई की मर्जी से। कहने को तो ईरान में लोकतंत्र है, चुनाव भी होते हैं, राष्ट्रपति भी बनते हैं, लेकिन बस नाम का। असल में चाल, चेहरा और चरित्र हर जगह ईरान में एक ही नाम है, आयतुल्लाह अली खामेनेई। उनकी मंजूरी के बिना ईरान में पत्ता भी नहीं हिलता।